हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की PYQ सीरीज़ का डे 6 है। 5 क्लासेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट की कोई क्लास मिस हो गई है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नेट बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से। तो वहाँ पे आप सारी क्लासेस सिक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 47 से। नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। ऑप्शंस है अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। तो डिमांड कर्व का स्लोप होता है डाउनवर्ड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका देखो रीज़न ये होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे होता है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है, यहाँ पे प्राइस होती है। तो जब भी प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी कम डिमांड की जाती है और जैसे ही प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए इसका जो स्लोप है ऐसे डाउनवर्ड्स होता है। और इसका मेन रीज़न होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। इसलिए इसका जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू परफेक्ट कंपटीशन। इनमें से आपको बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन के करेक्ट फीचर्स कौन से हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन बायर्स एंड सेलर्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फुल फ्रीडम होती है बायर्स और सेलर्स पे, तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि मार्केट में गुड्स फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं बिना किसी बैरियर के, मूवमेंट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उन पे। नेक्स्ट देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लेबर है, कैपिटल है या फिर लैंड है, इनको फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे अब बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, तो वहाँ पे इनको मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाली रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको असर्शन और रीज़न दिया हुआ है तो बताना है आपको कौन सा सही है। असर्शन है टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी टू द प्राइस ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स आर इक्वल। मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो तब अचीव होता है जब MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY, मतलब जब ये इक्वल होता है, मतलब कंज्यूमर जो अपना पैसा इस तरह से अलोकेट करता है कि हर एक प्रोडक्ट से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो रुपीज़ से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसके बराबर हो जाए, तो तभी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन राइट है। रीज़न दिया हुआ है डाइवर्जन फ्रॉम दिस सिचुएशन लीड्स टू रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी। अगर ये इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कंज्यूमर्स अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर देगा क्योंकि जो करंट सिचुएशन में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए इसका रीज़न भी राइट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A एंड R करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। असर्शन है बिजनेस इकोनॉमीज इज टूल सेंट्रिक्स फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। तो क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। तो असर्शन आपका करेक्ट है। देखो ये एक ऐसा टूल है जो बिजनेस है उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प तो करता ही है, जैसे कि प्राइस कितना सेट करना है, कितना प्रोडक्शन करना है और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें, तो ये सब बताता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। रीज़न दिया हुआ इसका इट प्रोवाइड्स एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मीन्स और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको लॉजिकली एनालिटिकल वे में समझाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखो सिर्फ गैस नहीं करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ गैस नहीं करती है बल्कि एक प्रॉपर एनालिसिस बताता है, डेटा और कॉन्सेप्ट भी समझाता है ये। तो
जैसे डिमांड एनालिसिस करना या फिर कॉस्ट एनालिसिस करना, मार्केट का एनालिसिस करना। ठीक है, तो ये रीज़न भी इसका बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन। तो जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है जहाँ फर्म अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। ऑप्शंस है ए सी इक्वल्स टू ए आर, एम आर इक्वल्स टू एम सी इक्वल्स टू ए सी और टी सी इक्वल्स टू टी आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम आर इक्वल्स टू एम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इनमें से कौन सी इकोनॉमिक्स बताती है जो रीज़न या रिजल्ट को एक्सप्लेन करती है, कॉजेस और इफेक्ट को? तो ऑप्शंस हैं नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, माइक्रो, मैक्रो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्योंकि देखो, जो कॉज और इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो वो एक कॉज है, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई, और ये काम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस एंड देन द डिमांड फॉर इट इज़ नोन एज। मीन्स जब एक कमोडिटी, मतलब एक सिंगल कमोडिटी है, उसको हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी डिमांड को क्या बोलते हैं? ऑप्शन हैं ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड या ऑटोनोमस डिमांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपोजिट डिमांड। ठीक है, देखो कंपोजिट डिमांड क्या होती है? जब एक ही गुड्स को अलग अलग यूजर अलग अलग उसका यूज़ करने के लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को, तो उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। जैसे मिल्क है, अब मिल्क को हम कितनी सारी यूज़ करते हैं, पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, टी कॉफ़ी बनाने के लिए भी यूज होता है, पनीर खीर सब बनाने में यूज होता है। तो मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके मल्टीपल यूजेस हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे, इसकी डिमांड को बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज। तो आपको बताना है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें एक इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है। आपको डिमांड कर्व बताना है इंडिविजुअल फर्म का, क्या वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोप्ड या नेगेटिवली स्लोप्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल स्लोप। क्यों हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्लोप? देखो ऐसे होता है ना परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फर्म अपने जो कोई भी फर्म है वो कितना भी सेल कर सकती है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो फिक्स होगी। एक फिक्स प्राइस पे वो कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है। यहाँ पे क्वांटिटी होती है तो कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है। जैसे प्राइस कोई भी रख देते हैं, जैसे 10 रुपये है तो 10 रुपये वो चाहे कितनी भी 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है। लेकिन अगर वो जैसे ही प्राइस बढ़ाएगी, 11 रुपये कर देगी, तो उसकी डिमांड जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सब प्रोडक्ट्स एक जैसे होते हैं। तो अगर कोई भी अगर सेलर उसकी प्राइस बढ़ाएगा तो बायर उससे लेगा ही नहीं, वहाँ पर उसकी डिमांड जीरो हो जाएगी। इसलिए इसका जो स्लोप होता है, इसका डिमांड कर्व का स्लोप होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया है, रीज़न दिया है इसमें भी आपको। असर्शन है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। मीन्स जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसको, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ इंसान की जो नीड या डिज़ायर होती है उसको सेटिस्फाई करती है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, तो हमारी वांट क्या थी? भूख थी ना, तो वो सेटिस्फाई हो गई खाना खा के, तो खाना हमें यूटिलिटी दे रहा है। तो कोई भी चीज़ जो हमें सेटिस्फेक्शन दे तो उसको बोलेंगे यूटिलिटी। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट रीज़न दिया हुआ आपको, यूटिलिटी में नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरलिटी। तो यूटिलिटी में जैसे
कोई भी चीज़ जो सेटिस्फैक्शन दे रही है, यूटिलिटी तो दे रही है, लेकिन कोई ज़रूरी है कि वो मोरल हो, वो अच्छी हो हमारी सेहत के लिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई सिगरेट है, वो कंज्यूम करता है, उसका कंज्यूमर सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, तो जो सिगरेट है वो हार्मफुल होती है, लेकिन जो स्मोकर है वो उसको तो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना सिगरेट पी के, भले वो हार्मफुल हो। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो यूटिलिटी है वो मोरलिटी भी देती हो। तो ये रीज़न इसका इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ मे नोट है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी सही है। यूटिलिटी ज़रूरी नहीं कि मोरलिटी दे। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर द आंसर। तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको दिया हुआ है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होती है, तो प्राइस इंक्रीज की वजह से जो डिमांड कम हो जाती है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। पहले अगर कोई चीज़ 10 रुपये में मिल रही थी, तो हम उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी, उसकी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी यहाँ पे 8 यूनिट, और जैसे उसकी प्राइस बढ़ गई, यहाँ पे आ गई प्राइस 11 हो गई, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, 7 पे हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इस डिमांड देखो ऐसे होता है ऊपर, जब सेम डिमांड कर्व पे प्राइस होती है ऊपर मूव करती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, प्राइस चेंज इफेक्ट। तो जैसे ही प्राइस चेंज होगी, प्राइस बढ़ेगी, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज का मतलब होता है जब भी डिमांड डिक्रीज होती है, तो ये प्राइस से नहीं होती है, नॉन प्राइस फैक्टर से होती है। जैसे या तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई। जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी, तो वो डिमांड भी कम करेगा ना किसी प्रोडक्ट की, तो उस वजह से डिमांड कम हो जाती है। तो ये नॉन प्राइस चेंज की वजह से आता है डिक्रीज इन डिमांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है, चेंज इन प्राइस की वजह से होता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, देखो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ए और जो डी है, ये दोनों होते हैं प्राइस चेंज की वजह से, और डिक्रीज और इंक्रीज इन डिमांड होता है नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। तो जब भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है डिमांड में, तो जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अगर डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया D1, इसका मतलब इसकी डिमांड बढ़ गई। और डिमांड किस वजह से बढ़ी है, ये डिमांड इंक्रीज हुई है नॉन प्राइस फैक्टर्स से, ठीक है। और अगर डिमांड कर्व नीचे की साइड शिफ्ट हो गया, अगर नीचे की साइड शिफ्ट हो जाए, तो ये होता है डिक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड किस वजह से होगा, ये भी नॉन प्राइस फैक्टर से होता है। तो जब भी डिमांड कर्व शिफ्ट होता है ऊपर या नीचे, तो उसको बोलते हैं नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। और जब जो डिमांड कर्व है वो अपनी जगह से नहीं हिले, डिमांड कर्व सेम रहेगा, बस इस पे डिमांड या तो ऊपर जाएगी डिमांड या फिर नीचे जाएगी, मतलब या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड में या एक्सपेंशन होगा, नीचे जाएगी मीन्स एक्सपेंशन। और ये होता है प्राइस फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3rd हो गया, और बी का 1st, और सी का हो जाएगा 4th, शिफ्ट द डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट द डिमांड कर्व। और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व्स रिमेन्स द सेम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।